हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक है जीके प्रैक्टिस सेट और ये इसका जो है चौथा पार्ट है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज कौन कौन से प्रश्न होंगे। आज जो होंगे वो है जियोग्राफी जीके से जो है 10 प्रश्न, साइंस जीके से 10 प्रश्न और हिंदी व्याकरण जीके से 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको जो है पिछले वीडियो का सारा लिंक मिल जाएगा और आप वहां से जो है पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है साथियों, अगर आप जो है पटवारी परीक्षा संबंधित सारे वीडियो एक साथ देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। साथियों प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू होता है भूगोल से। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है कौन सा? जो है ऑप्शन में है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर। तो कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। ये जो है क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन में है 1662, 1745, 1884, 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? ऑप्शन में है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो अंतरराष्ट्रीय जो है तिथि रेखा किसके निकटतम है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ये इसका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो क्या रेखा कहलाती है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा? ऑप्शन में है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत, याम्योत्तर रेखा यानी कि मेरिडियन जो लाइन है, रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों? तो इसका ऑप्शन में है कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके इसलिए, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया जा सके इसलिए, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके इसलिए, या 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को सहावसानी बनाया जा सके इसलिए। जो दूसरी याम्योत्तर रेखा यानी कि जो दूसरी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है साथियों, दूसरी देशांतर रेखाएं हैं उसके तुलना में जो है अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो उसको जो है बाकी देशांतर रेखाओं की तुलना में जो है टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। ठीक है साथियों, बाकी सभी देशांतर रेखा सीधी रहती है लेकिन वही बस जो है क्या है आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है आप ग्लोब में देख सकते हो वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो यहाँ भी वही पूछा गया है, वो सीधी नहीं है, क्या इसका कारण है? ऑप्शन है कोरियोलिस बल अंतरराष्ट्रीय समझौता, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, या उपरोक्त सभी। तो किस वजह से है? ऑप्शन सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। अगला प्रश्न है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन में है हवाई द्वीप समूह, एल्यूसियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो कारण क्या है वो है एल्यूसियन द्वीप समूह का कारण है। ठीक है साथियों, इसके कारण जो है विचलन का कारण है ये एल्यूसियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? भारत में जो है 6:30 सुबह होगा, या 5:30 शाम, या 5:30 सुबह, या 6:30 शाम। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5:30 बजे होगा शाम के समय। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारा जो है इंडिया जो है ग्रीनविच यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटा जो है यहाँ पे आगे है। अगला है
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 2, 4, 24, 64, यानी कि कितने टाइम जोन में जो है बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 टाइम जोन, 24 समय कटिबंधों में। अगला है भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ठीक है साथियों, भारत का प्रामाणिक समय यानी कि कहां से जो है हमारा टाइम को लिया गया है। ऑप्शन में है 82.5 अंश जो है यहाँ पे वेस्ट, और 85.5 अंश वेस्ट, उसके बाद 87.5 अंश जो है ईस्ट, या 82.5 अंश ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 82.5 अंश ईस्ट जो है हमारा जो है भारतीय मानक समय लिया गया है। जो कहां से गुजरता है वो लाइन इलाहाबाद के जो है नैनी से वहां पे वो गुजरता है। ठीक है साथी, उसी लाइन के हिसाब से जो है प्रामाणिक माना गया है, उसी लाइन को जो है 82.5 अंश ईस्ट कहा जाता है। चलिए, ये था जो है जियोग्राफी का 10 प्रश्न। अब देखते हैं हम जो है साइंस से 10 प्रश्न। तो पहला यहाँ पे साइंस का प्रश्न आ जाता है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की तो क्या हो जाएगा? उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन दूसरा है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तीसरा है उसका भार बढ़ जाएगा या उसका भार घट जाएगा। तो वस्तुओं को गर्म करने पर क्या होता है? उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी, उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, या उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हमारे पास, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, तो उष्मा क्या होती है? ऑप्शन में है उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर जो है की वस्तु में प्रवाहित होगी, और अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो वस्तु का ताप क्या सूचित करता है? तो अपेक्षाकृत जो है कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है साथियों, वस्तु का ताप यही सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा जो है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, उस वस्तु से। ठीक है साथियों, उस वस्तु से वो कम ताप की वस्तु में वो प्रवाहित होगी उष्मा। अगला प्रश्न है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो वस्तु का ताप में अगर वृद्धि है तो क्या हो गया? वह उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ऑप्शन में है ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, या भार बढ़ जाता है। तो क्या होगा? इससे संबंधित जो है पहले प्रश्न में हम पूछा था, जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसकी अणुओं के जो है क्या हो जाते हैं? चाल बढ़ जाता है गर्म करने पर। तो यहाँ पे ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? तो उसकी चाल जो है घट जाएगी। ठीक है साथियों, उसी के विपरीत हो जाएगा, गर्म करने पर जो है चाल बढ़ जाता है और ठंडा करने पर जो है चाल घट जाता है। अगला है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन में है डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फारेनहाइट। तो इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले जो है ऑप्शन बी रमफोर्ड ने दिया। ठीक है साथियों, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन में है रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डेवी ने। डेवी ने जो है सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर जो है पिघला दिया। अगला प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है, 4186 जूल प्रति कैलोरी, या 4.186 जूल प्रति कैलोरी, या 4.186 गुणा 10⁻7 अर्ग कैलोरी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक साथियों, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक और इसका मान कितना होता है? उपरोक्त सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो आप देख सकते हो ये चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा सही है। ठीक है साथियों, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ये सही है। ठीक है, और ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो बोला जाता है ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और इसका जो फॉर्मूला यहीं पे यही है, W/Q बराबर J, यानी कि J मतलब हो गया जूल, और W मतलब कार्य, और Q मतलब ऊष्मा।
ठीक है साथियों, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ये इस प्रकार से यहाँ पे ये बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है फिजिक्स से यानी कि साइंस का जो पार्ट है उस फिजिक्स से जो है 10 प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा होगा हिंदी से। तो हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। पहला प्रश्न है कृपा 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 कृप, तो कौन सा है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है शुद्ध है कृपा। अगला प्रश्न है जाके पांव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जाके पांव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का जो है अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जस दुल्हा तस बनी बाराती का जो है अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सभी साथी एक ही जैसे। जस दुल्हा तस बनी बाराती का अर्थ होगा क्या हो? सभी साथी एक ही जैसे। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेइन या बे। तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बेइंसाफी में जो है बे उपसर्ग है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आओ, हाव। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वो है ऑप्शन सी आव प्रत्यय। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन में दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। आवा प्रत्यय नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। तो ऑप्शन सी उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पुलक, अलग। तो किसमें? धनिक में प्रत्यय का प्रयोग जो है यहां पे हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जादूगर। इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए फिर से ये रिपीट हुआ है। अगला है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में जो है कौन सा उपसर्ग है? नी, निरी, निर, निह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 30 प्रैक्टिस सेट जो आपको लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगली वीडियो के साथ।